सीन 1। अपराध स्थल पर रहस्य का खुलासा। उस रुमाल को जो येतियन ने पीछे छोड़ा था, उस पर छाया हत्यारे का निशान था। ये पक्का करता है कि शियाओ और उसके आदमियों की मौत के पीछे एक छाया हत्यारा था। ठीक तभी लिन्हाई बेस के प्रतिष्ठित मो परिवार के ग्रैंड एल्डर एल्डर मो, जो कि कुछ गिने चुने महान मार्शल योद्धाओं में से एक हैं, उस जगह पर दाखिल होते हैं। उन्हें देखते ही मुएन अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। अपने बेटे मो परिवार के होनहार नौजवान की मौत पर फूट फूट कर रोता और विलाप करता है। लेकिन एल्डर मो शांत और संयमित रहते हैं। मोएन से कहते हैं, खड़े हो जाओ और ठीक से बात करो। पर मोएन दुख से डूबा हुआ रोता ही रहता है, खुद को संभाल नहीं पाता। वो विलाप करता है कि उसका बेटा इतना काबिल था कि वो एक सच्चा महान मार्शल योद्धा बन सकता था। शायद वो जो उनके परिवार को महानता के नए मुकाम तक ले जाता। अपने दुख को संभालते हुए वो ग्रैंड एल्डर को बताता है कि शियाओ ने अभी अभी मार्शल योद्धा रियल में ब्रेक थ्रू किया था और हाल ही में उसकी सेलिब्रेशन दावत में शामिल हुआ था, लेकिन इतनी क्रूर मौत उसे मिली। ग्रैंड एल्डर सहमति जताते हैं कि शियाओ में अपार संभावनाएं थीं और वो उनके बाद परिवार का दूसरा महान मार्शल योद्धा बन सकता था। इस त्रासदी ने उनके परिवार के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया है। इतना कहते हुए मुएन ग्रैंड एल्डर को अपराध स्थल पर मिला रुमाल सौंपता है और विनती करता है कि उसके बेटे की हत्या को बेकार न जाने दे, शियाओ का बदला लें। ग्रैंड एल्डर रुमाल को गौर से देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि एक छाया हत्यारे का है। वो मानते हैं कि कोई ऐसा परिवार जो उनसे दुश्मनी रखता हो, इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वही इतने खतरनाक हत्यारे को चुपके से हायर करने की ताकत और मकसद रखते हैं जो इतने प्रभावशाली शख्स को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो रुमाल को और करीब से देखने के लिए उठाते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से सिकुड़ जाती हैं। उन्हें उस पर आयन फैंग का हल्का सा निशान दिखता है, जो उन्हें तुरंत चौंका देता है। सीन 2। स्कूल में जैंग बाओ की बातें। स्कूल में जैंग बाओ टिएन से आयन फैंग येस की ताकत के बारे में रैंट कर रहा है, जो कि जाहिर तौर पर उनके लिन्हाई बेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो थोड़ा बताता है कि मो परिवार का ग्रैंड एल्डर शक करता है कि लिन्हाई बेस में कुछ परिवार चुपके से आयन फैंग बेस के साथ मिले हुए हैं। शायद उनका मकसद है कि युवा पीढ़ी के होनहार लोगों को खत्म कर दें और फिर पूरे लिन्हाई बेस पर कब्जा कर लें। अपनी आवाज धीमी करते हुए जैंग कहता है कि उसने सुना है कि मो शियाओ को मार्शल योद्धा रियल में ब्रेक थ्रू करने के तुरंत बाद मार दिया गया। ये सुनकर तिएन शांत चेहरा बनाए रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हंसी छुप रही है, क्योंकि कोई उसे इस अपराध का शक नहीं कर रहा। उसी वक्त जैंग कहता है कि टिएन लकी है कि वो बच गया, क्योंकि शियाओ ने मार्शल योद्धा बनने के बाद उसका ख्याल रखने का प्लान बनाया था। चुपचाप सुनते हुए टिएन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसने ही अपराध स्थल पर ली कुन का रुमाल, जिस पर छाया शब्द लिखा था, छोड़ा था ताकि शक उससे हट जाए। लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि ग्रैंड एल्डर उस रुमाल पर आयन फैंग का निशान ढूंढ लेंगे। अब टिएन को समझ नहीं आ रहा कि क्या उसने गलती से आयन फैंग की कोई छिपी साजिश उजागर कर दी, या फिर वो बूढ़ा अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ रहा है। सीन 3। वाइल्ड जोन की ट्रेनिंग। अगली सुबह 4 बजे टिएन जागता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, उसकी बहन यायू उसे रोक लेती है। चिंतित होकर पूछती है, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? टिएन उसे बताता है कि वो वाइल्ड जोन में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। उसे जितनी जल्दी हो सके और स्ट्रांग होना है। यायू नाराज होकर मुंह बनाती है कि वो कुछ दिन पहले ही लौटा था और अब फिर जा रहा है। इससे पहले कि वो बाहर कदम रखे, यायू दौड़कर उसे पीछे से गले लगा लेती है। टिएन धीरे से वादा करता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वाइल्ड जोन पहुंचकर टिएन आसपास को ध्यान से स्कैन करता है। अफवाहें हैं कि यहाँ हाई लेवल मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो जानता है कि बहुत अंदर जाना ठीक नहीं। अभी के लिए वो बाहरी किनारे पर रहता है, जहाँ लो लेवल मॉन्स्टर्स छिपे हैं। सेफ खेलते हुए भी खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करता है। एक दृढ़ मुस्कान के साथ टिएन खुद से कहता है, इस बार मैं चाहे कुछ भी हो जाए मार्शल योद्धा बनूंगा। सीन 4। बख्तरबंद बैल का सामना। जैसे ही वो शिकार शुरू करता है, अचानक जमीन हिलने लगती है। टियन के चेहरे पर पैनिक की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद भूकंप आ गया है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे इसका सोर्स दिखता है। एक बख्तरबंद बैल जिसमें कमजोर टीयर ब्लड लाइन टैलेंट और लो टीयर डिफेंस टैलेंट है। वो उसका स्टेटस विंडो स्टडी करता है और खुद से बुदबुदाता है। शांति से सिचुएशन को एनालाइज करता है और सोचता है कि क्या मॉन्स्टर ने उसे देख लिया है।
जवाब जल्दी मिलता है क्योंकि बैल सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। डॉज करने या पीछे हटने के बजाय वो अपना बैग जमीन पर फेंकता है और सीधे उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हवा में छलांग लगाकर वो अपनी प्राइमोर्डियल डैगर समन करता है और वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने डिफेंस टैलेंट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके चारों ओर एक शील्ड बन जाती है जो हर तरफ से हमले को रोक लेता है। बैल दहाड़ता है, एक ताकतवर शॉक वेव छोड़ता है जो टीएन को पीछे धकेल देता है और उसे पास की चट्टान से टकरा देता है। इस हिट के बावजूद टीएन एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा होता है, मॉन्स्टर के टैलेंट की तारीफ करता है और ऐलान करता है, ये जल्द ही मेरा होगा। दोनों प्राइमोर्डियल डैगर्स पकड़कर वो आत्मविश्वास के साथ फिर आगे बढ़ता है, जबकि मॉन्स्टर अपनी जगह पर खड़ा रहता है, तीव्रता से दहाड़ते हुए अगले वार की तैयारी करता है। मॉन्स्टर अपने खुर से जमीन पर प्रहार करता है, उसकी आंखें लाल आग से जल रही हैं और वो मुंह खोलकर आगे बढ़ता है। टीएन अपनी डैगर उठाता है, मुस्कुराता है और खुद से वादा करता है कि वो इस लो टियर डिफेंस टैलेंट को अपना बनाएगा। बिना हिचकिचाए वो आगे बढ़ता है और बैल के विशाल शरीर पर छलांग लगाता है। सीन 5, कमजोर जगह की खोज। बैल के सिर के ऊपर पहुंचकर टीएन को याद आता है कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स की एक ही कमजोर जगह होती है। अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए वो डैगर्स को बैल के प्रोटेक्टिव फील्ड में घुसेरता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बैरियर टच से मस नहीं होता। फिर उसकी डैगर उसी जगह पर दोबारा वार करती है और शील्ड में एक दरार दिखती है, लेकिन इस प्रोसेस में डैगर टूट जाती है। टीएन को उम्मीद नहीं थी कि लो टियर डिफेंस टैलेंट वाला मॉन्स्टर इतना टफ होगा। जैसे ही वो बैल पर फिर फोकस करता है, मॉन्स्टर अपनी मुट्ठी घुमाता है और उसे उड़ा देता है। दांत घिसते हुए टीएन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चट्टानों के ढेर में जा गिरता है, जिससे धूल का बादल उड़ जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। अपनी दूसरी डैगर को कसकर पकड़ते हुए वो और भी ज्यादा दृढ़ता के साथ खड़ा होता है। उस टैलेंट को हासिल करने का जुनून और भी बढ़ जाता है। जितना दर्द वो महसूस करता है, उतना ही वो उस टैलेंट को चाहता है। अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो बताता है कि टैलेंट कॉपी करने का कूलडाउन 16 दिन का है। इस डिटेल को अभी इग्नोर करते हुए टीएन टूटी हुई डैगर उठाता है और सोचता है, बैल की ताकत को देखते हुए ये सिल्वर मून वुल्फ और वाइपर के बीच कहीं होना चाहिए। चूंकि बैल का बड़ा शरीर है, अगर वो उसकी कमजोर जगह को पिन पॉइंट कर सके और प्रिसाइज सरप्राइज अटैक्स करे, तो उसके पास जीतने का असली चांस है। सीन 6, छाया टैलेंट का इस्तेमाल। अपने छाया टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए टीएन तेजी से आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर के चारों ओर कई बार चक्कर लगाता है। उसके डैगर का सिरा बार बार प्रोटेक्टिव बैरियर पर वार करता है, लेकिन वो उसे भेद नहीं पाता, जबकि छाया टैलेंट उसके फेवर में काम कर रहा है। मॉन्स्टर को उसके हमलों का पता नहीं चल रहा। उसका ब्लेड टैलेंट इस मजबूत डिफेंस शील्ड के खिलाफ बेकार साबित हो रहा है। निराशा उसके अंदर उबाल मार रही है, क्योंकि उसे कोई कमजोर जगह नहीं मिल रही। वो सोचने लगता है कि क्या इस डिफेंस टैलेंट में कोई गैप है भी या नहीं, लेकिन करीब से देखने पर उसे कुछ दिखता है। बैरियर मॉन्स्टर की पीछे की तरफ उसके बट के आसपास थोड़ा पतला दिख रहा है। गाल खरोंच कर और थोड़ा अनिश्चित टीएन बुदबुदाता है, शायद यही वीक पॉइंट है। बिना वक्त गंवाए वो अपने छाया टैलेंट को एक्टिवेट करता है और उस जगह पर डैगर लेकर दौड़ता है। जैसे ही उसकी डैगर उस जगह को भेदती है, मॉन्स्टर एक गगनचुंबी दहाड़ छोड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका विशाल शरीर जमीन पर ढह जाता है। उसके नीचे कीचड़ का गड्ढा फैल जाता है और वो ठंडा और बेजान पड़ा रहता है। एक चालाकी भरी नजर के साथ टीएन खुद को रोक नहीं पाता। टीएन को गर्व महसूस हुआ कि उसका अनुमान आखिरकार सही निकला, जैसा कि टीएन ने उम्मीद की थी। एक बार जब राक्षस मर गया तो उसकी तलवार आसानी से उसके शरीर को भेद गई, जिससे उसे एहसास हुआ कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर या सक्षम हो, मृत्यु सब कुछ बेकार कर देती है। वो राक्षस के खून को कई कांच के फ्लास्क में जमा करने लगा, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। काम खत्म करने के बाद उसने बैल की मोटी खाल पर ध्यान दिया, ये जानते हुए कि यह अच्छी कीमत में बिकेगी, इसलिए उसने इसकी आंख और अंडकोश भी लेने की योजना बनाई। लेकिन सबसे कीमती हिस्सा था उसके 2 सींग, और अपने खंजर के तेज झटके से उसने उन्हें साफ काट लिया। सारा लूट अपनी पीठ पर लादकर टियान एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा, जहां वो अपनी साधना कर सके। आखिरकार उसे एक गुफा मिली और वो वहां शांति से बस गया। गहरी सांस लेते हुए उसने ताजा राक्षस का खून अपनी बहन के मूंगफली के पास रखा, जिसे वो उस भयानक स्वाद को छिपाने के लिए इस्तेमाल करता था। फ्लास्क को देखते हुए उसने मार्शल योद्धा स्तर तक पहुंचने के लिए इन पर निर्भर रहने की योजना बनाई। एक बोतल उठाकर उसने खून को गटक लिया और तुरंत बाद मूंगफली चबाई। तुरंत ही एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर ने उसे घेर लिया और उसकी साधना शुरू हो गई। 20 दिन बाद गुफा के अंदर टियान ने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक नीली लपटों से जल उठीं और एक तीखी चीख उसके मुंह से निकली जब बिजली की लहरें पूरी गुफा में दौड़ गईं। बाहर की जमीन उसके परिवर्तन के झटकों से कांप उठी। गुफा के पास 2 लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक, जो लाल रंग का लबादा पहने थी, उसे मजेदार लगा कि कोई इतने सुनसान और एकांत जगह में मार्शल योद्धा स्थल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस बीच दूसरी लड़की, जो काले लबादे में थी, जिस पर मार्शल मंडप का प्रतीक था, चुप रही, लेकिन हल्की सी मुस्कान बिखेरी।
जाहिर तौर पर वो जो महसूस कर रही थी उससे उत्सुक थी। गुफा के अंदर टीएन को एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ और उसने तुरंत इसे मार्शल योद्धा स्तर के रूप में पहचान लिया। उसका दिमाग तेजी से उस भक्तरण बैल की ओर गया जिसे उसने हराया था, ये याद करते हुए कि प्रतिभा कॉपी करने का समय 16 दिन का था और अब 20 दिन हो चुके थे। वो जल्दी से उस जगह की ओर भागा जहां उसने बैल को छोड़ा था, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसकी रक्षा प्रतिभा कॉपी कर सकेगा। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे केवल कंकाल ही मिला, जिससे प्रतिभा कॉपी करना असंभव हो गया। निराश होकर उसे अफसोस हुआ कि उसने राक्षस को इतने टुकड़ों में काट दिया था। दूसरी ओर लाल लबादे वाली लड़की ने सोचा कि क्या टीएन ही वही था जिसने उस राक्षस को मारा था। काले लबादे वाली लड़की ने सिर हिला के असहमति जताई, ये बताते हुए कि वो प्राणी कई दिनों से मरा हुआ था, जबकि टीएन ने अभी अभी मार्शल योद्धा स्तर हासिल किया था। उसने कहा कि एक मार्शल प्रशिक्षु के लिए ऐसा राक्षस हराना असंभव था, लेकिन फिर भी उसने चुपके से उसकी हिम्मत की तारीफ की, जो इतने खतरनाक पहाड़ में लूट इकट्ठा करने की हिम्मत कर सका। घर वापस जाने से पहले टीएन ने 20 दिन जंगल में बिताने के बाद अपने कपड़े उतारे और तैरने चला गया। ये देखकर दोनों लड़कियां तुरंत घबरा गईं और पूरी तरह शर्मिंदगी में वहां से चली गईं। बाद में लिन्हाई बेस के मार्शल मार्केट प्लेस में टीएन ने जगह का जायजा लिया और बाजार के विशाल आकार से प्रभावित हुआ। चलते चलते उसने सामने एक दुकान देखी जिसका नाम था मार्शल मंडप, वही जिससे पहले वाली लड़कियां जुड़ी हुई थीं। लाल लबादे वाली लड़की ने अपनी दोस्त, जो काले लबादे में थी, उसे कोहनी मारकर इशारा किया कि ये वही लड़का है जिसे उन्होंने पहले देखा था। टीएन को एक अजीब सा परिचित एहसास हुआ और जब उसकी नज़र यूए लिंग से मिली तो कुछ क्लिक हुआ। हैरान होकर उसने पूछा कि क्या वो याओ उसकी बहन है। जब टीएन ने उसे अपनी बहन समझकर पुकारा तो उसे जल्दी ही शर्मिंदगी हुई, लेकिन जब उसने उसकी स्थिति विंडो देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये लड़की एकदम जीनियस थी। उसका नाम था यूई लिंग और उसके पास उच्च स्तर की साधना प्रतिभा, मध्यम स्तर की तलवार प्रतिभा और निम्न स्तर की गति प्रतिभा थी। लाल लबादे वाली लड़की जियाओ टीएन पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसने अपनी दोस्त को अपनी बहन कहा और उसकी तारीफ की, जबकि वो उसके शब्दों में एक लुटेरा था। इससे टीएन उलझन में पड़ गया, सोचते हुए कि क्या वो नहाने के बाद भी बदबू मार रहा था। यूवी लिंग ने शांत स्वर में जियाओ को विबत ना बोलने की चेतावनी दी। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने जियाओ को कुछ फुसफुसाया और उसे उचित व्यवहार करने को कहा, फिर चली गई। तुरंत ही जियाओ का पूरा रवैया बदल गया। उसने सम्मानपूर्वक झुककर अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगी, ये समझाते हुए कि उसकी मालकिन यूई लिंग ने उसे सुधारा था। उसने आगे कहा कि यूई लिंग को कुछ जरूरी काम के कारण पहले जाना पड़ा। टीएन का हाथ पकड़कर उसने मान लिया कि वो यहाँ सामान बेचने आया है और ये दबाव डाला कि उनकी पहले की हरकत के कारण वो उसके बेचने वाले सामान की कीमत दुगुनी करेंगे। दो स्वयंसेवकों ने उसके लूट से भरे बैग को लिया और उसे एक निजी कमरे में ले गए। अंदर जगह दुर्लभ और उच्च कोटि की वस्तुओं से भरी हुई थी, ये साबित करते हुए कि ये मार्शल मार्केट प्लेस की सबसे बड़ी दुकान थी। एक लड़की ने उसे चाय दी और बाहर निकलने से पहले बताया कि बख्तरन बैल के सींग और चमड़े की कीमत 20,000 यूएन है। जैसा कि वादा किया गया था, वे इसे दुगना करेंगे, यानी 40,000। ये सुनकर टीएन को आश्चर्य हुआ, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने पैसे के साथ जाएगा। थोड़ी देर बाद जियाओ ने उसे 4 सफेद कार्ड दिए, प्रत्येक की कीमत 10,000 यूएन थी। उत्साह से मुस्कुराते हुए टीएन खुद को रोक नहीं सका कि याओ ये देखकर कितनी खुश होगी। जैसे ही वो जाने वाला था, जियाओ ने कहा कि उसकी मैनेजर यूई लिंग उससे मिलना चाहेगी, अगर वो तैयार हो तो। आगे बढ़ते हुए टीएन दूसरी मंजिल पर एक हॉल में पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने यूई लिंग को शांति से चाय पीते हुए देखा। वो इस बात से दंग रह गया कि वो उसकी बहन से कितने मिलती जुलती है, लेकिन उसने उस विचार को दिमाग से निकाल दिया और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। यूई लिंग ने उसका विनम्रता से स्वागत किया और बताया कि वो मुहाई बेस से है। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, टीएन ने उसकी उच्च स्तर की साधना प्रतिभा को कॉपी कर लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अपना परिचय दिया। यूई लिंग ने टीएन को बैठने का इशारा किया और चाय डालते हुए समझाया कि मार्शल मंडप की दूसरी मंजिल पर कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति मूल्यवान अतिथि माना जाता है। उलझन में टीएन ने स्वीकार किया कि वो सामान्य जन्म का है, जिसका कोई राजनीतिक या प्रभावशाली परिवारों से संबंध नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उसे मूल्यवान क्यों कहा जाएगा। यूई लिंग ने असहमति दी, लेकिन शांत स्वर में बताया कि उसका मूल्य ठीक उसी में है, उसकी स्वतंत्रता और किसी भी असंबद्धता की कमी में। टीएन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपके से नोट किया कि ये लड़की कितनी शांत और विचारशील है, जो उसकी बहन याओ से बिल्कुल अलग है। बिना समय गंवाए यूई लिंग ने मेज पर एक प्रतीक सरकाया और उसे आमंत्रित करने का असली कारण बताया।
वो चाहती थी कि वो उनके मार्शल मंडप में शामिल हो। जिस तरह से उसने ये कहा, ये कहानी शुरू होती है जब तिएन को याद आता है अपनी बहन या यू की, जिसके लिए वो कभी ना नहीं कह पाया। फिर भी उसके मन में एक सवाल उमड़ता है। मोहाई एक विशाल बेस है जहां ढेर सारे टैलेंटेड लोग हैं, फिर वे उसे क्यों चाहते हैं, एक नौसिखिया मार्शल योद्धा को। येलिंग अपनी आवाज बुलंद करती है और समझाती है कि मोहाइक जैसे बेस शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि वे हमेशा और टैलेंट की खोज में रहते हैं। तिएन को येलिंग की बातें सुनकर अप्रत्याशित रूप से प्रभावित होता है। वो भले ही नाजुक सी लड़की दिखती हो, लेकिन उसके शब्दों में गहराई और विजन है जो उसकी नासमझ बहन कभी नहीं दिखा सकती। तिएन विचारों में खोया देख शियाओ बीच में टोकती है और कहती है कि उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो बताती है कि बड़े बड़े परिवारों के एलीट शिष्य भी उनकी लेडी के साथ जुड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं कर पाते। तिएन जानता है कि ये एक सुनहरा मौका है, लेकिन वो ये भी समझता है कि किसी संगठन में शामिल होने का मतलब है अपनी आज़ादी छोड़ना और अपने राज के खुलने का जोखिम उठाना। अगर किसी को उसकी गुप्त शक्ति का पता चल गया तो उसका अंत भयानक हो सकता है। सुरक्षित और स्वतंत्र रहने की चाह में वो हिचकिचाता है। येलिंग उसकी अनिच्छा को भांप लेती है और सीधे कारण पूछती है। यायू जैसे चेहरे को ना कहना मुश्किल होने के बावजूद तिएन समझाने की कोशिश करता है। वो आयरन फैंग आक्रमण की अफवाहों का जिक्र करता है। वो कहता है कि उस घटना ने कई राजनीतिक परिवारों में हड़कंप मचा दिया, लेकिन विडंबना ये है कि उसने उसे शांति दी, इसलिए वो उनके जैसा जीना या उनकी सेवा करना नहीं चाहता। येलिंग इस तुलना से थोड़ा नाराज होती है, लेकिन अपना संयम बनाए रखती है और उसे पहले उनके साथ समय बिताने का मौका देती है। कहती है कि उसके पास पर्याप्त धैर्य है। जैसे ही तिएन मार्शल पवेलियन से बाहर निकलता है, उसके विचार भंवर में फंस जाते हैं। वो सोचता है कि एक मार्शल योद्धा होने का असली मतलब क्या है और टैलेंट वाकई में क्या है। उसे गुस्सा आता है कि जिन लोगों को जनता की रक्षा करनी चाहिए वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम लोग जो पहले से ही जंगली जानवरों के डर में जीते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। उस पल में वो खुद को कमजोर महसूस करता है और कसम खाता है कि वो और मजबूत होगा और ऊंचा उठेगा। तभी एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जो उसे सूचित करती है कि उसने एक हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट को कॉपी कर लिया है। नोटिफिकेशन देखते ही तिएन बिना हिचकिचाए उसे फ्यूज कर लेता है। कई दिनों बाद तिएन आखिरकार घर लौटता है। जैसे ही यायू उसे देखती है, वो दौड़कर उससे लिपट जाती है, उसे कसकर गले लगाती है। वो मजाक में ताने मारती है कि 20 दिन बाद वो कितना टफ दिखने लगा है। तिएन भी पीछे नहीं हटता और गर्व से कहता है कि उसका भाई अब एक मार्शल योद्धा है। ये सुनकर यायू खुशी से उछल पड़ती है और उसे इतना खुश देख तिएन मुस्कुराता है। वो सोचता है कि जब उसका टैलेंट जागेगा वो भी एक मार्शल योद्धा बनेगी, और वो तय करता है कि जब भी उसे कोई संगत आइटम मिलेगा वो उसका टैलेंट सुधारता रहेगा। उत्साह शांत होने के बाद यायू जिद करती है कि उसे बाल कटवाने चाहिए। 20 दिन से ज्यादा समय तक बाल बढ़ाने के बाद वो भिखारी जैसा दिखने लगा है। अब जब वो मार्शल योद्धा है, उसे अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखना होगा। बाल कटवाने के लिए बैठते हुए तिएन पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि यायू सालों से उसी स्टाइल में उसके बाल काटती आई है। जैसे ही वो कैंची चलाती है, तिएन को पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद से यायू उसके बाल काटती रही है। उसे याद है जब वे छोटे थे और उसके साथ मारपीट होने के बाद यायू के हाथ कांपते थे जब वो उसके बाल काटने की कोशिश करती थी। उसने उसे हॉस्पिटल जाने की विनती की थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए तिएन ने उसे समझाया कि बस उसके बाल छोटे कर दे ताकि वे घाव साफ कर सकें। उस वक्त यायू ने डर से कैंची गिरा दी थी और रो पड़ी थी, कामना करती हुए कि काश उसके भाई के पास अमर जेलीफिश की शक्ति होती, उस प्राणी के बारे में जो वो उसे कहानियां सुनाया करता था, जो अनंत रूप से ठीक हो सकता था। उस वक्त तिएन को उन कहानियों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन अब उन कहानियों को याद करते हुए वो जल्दी से वो इलस्ट्रेटेड खजानों की किताब लेने दौड़ता है जो उसने पहले खरीदी थी। पन्ने पलटते हुए वो अमर जेलीफिश को तुरंत ढूंढ लेता है। किताब के अनुसार ये एक वाटर टाइप बीस्ट है जिसमें हीलिंग टैलेंट है और इसे डेथ ऑफ लेक नाम की जगह पर पाया जा सकता है। इस खोज से तिएन के मन में एक विचार कौंधता है। अगर वो इस हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर ले तो उसे चोट लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यायू भी उसकी फिक्र करना बंद कर देगी। उत्सुकता में यायू किताब में झांकती है और बचपन की उन कहानियों के प्राणी को देखकर दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वे कहानियां सिर्फ बनाई हुई नहीं थीं। फिर भी वो तिएन को वापस शीशे के सामने खींच ले आती है ताकि उसका हेयर कट पूरा कर सके। उसी शाम तिएन अपने कमरे में एक नई बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक पढ़ रहा है जो खास तौर पर मार्शल योद्धाओं के लिए बनाई गई है। ये मेथड स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। नौसिखिया लेवल पर ये स्किन को मजबूत करता है, मिड लेवल मसल्स को टारगेट करता है और लेट स्टेज में बोन्स को रीइंफोर्स करता है। इसे आजमाते हुए तिएन जल्दी ही समझ जाता है कि ये नई टेक्निक उसकी पुरानी मेथड से कहीं ज्यादा तेजी से एनर्जी अब्जॉर्ब करती है।
अपनी प्रोग्रेस को और बढ़ाने के लिए वो मिड टियर बीस्ट ब्लड की एक बोतल पी लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, एब्जॉर्प्शन रेट 3 गुना हो जाता है। इस इंप्रूवमेंट को देखकर वो घर पर ही कल्टीवेट करने का फैसला करता है और जैसे ही कूल डाउन पीरियड खत्म होगा, डेथ ऑफ लेक जाने की प्लानिंग करता है। चूंकि उसका टैलेंट कॉपी करने का कूल डाउन टाइम 30 दिन का है, तियन एक शैतानी मुस्कान के साथ अगला कदम प्लान करता है, अमर जेलीफिश को ढूंढकर उसका हीलिंग टैलेंट कॉपी करना। मार्शल पवेलियन में शियाओ तियन का स्वागत करती है और सोचती है कि वो येलिंग से मिलने आया है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ खरीदना है। उसके साफ सुथरे आउटफिट को देखकर शियाओ मन ही मन सोचती है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। रिसेप्शन पर पहुंचकर तियन डेथ ऑफ लेक का मैप मांगता है। कई मिनट खोजने के बाद शियाओ आखिरकार मैप ढूंढ लेती है और उसे दे देती है। मैप देखते ही तियन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। वो शक्तिशाली टैलेंट्स कॉपी करने के विचार से उत्साहित हो उठता है। मैप के लिए पेमेंट करने के बाद वो चुपके से अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है, शियाओ को पीछे छोड़कर, जो सोच में पड़ जाती है कि कहीं वो फिर से कबाड़ इकट्ठा तो नहीं करने जा रहा। उसे जाते देख शियाओ को चिंता की लहर दौड़ जाती है। उसे यंग मिस की चेतावनी याद आती है कि डेथ ऑफ लेक कितना खतरनाक है, जहां डरावने वाटर बीस्ट भरे पड़े हैं और यहां तक कि एलीट मार्शल योद्धा भी सर्वाइव करने में स्ट्रगल करते हैं। अब वो चिंता में डूब जाती है, उम्मीद करती है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। डेथ ऑफ लेक पहुंचकर तियन इसके बंजर और अराजक लैंडस्केप को देखकर दंग रह जाता है। उजाड़ तूफानी माहौल उसे और यकीन दिलाता है कि यहाँ शक्तिशाली टैलेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। शांत माहौल से साफ है कि खतरा किसी भी पल टूट पड़ सकता है। तुरंत ही वो एक वाटर मॉन्स्टर को उभरते देखता है। वो अपनी इनविजिबिलिटी एक्टिवेट करता है और फिलहाल ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। बेटर व्यू के लिए एक पहाड़ी चोटी की ओर दौड़ते हुए वो देखता है कि एक लड़की और एक बुजुर्ग आदमी छाते का इस्तेमाल करते हुए पानी में डुबकी लगा रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां मॉन्स्टर उभर रहा है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये येलिंग है अपने बुजुर्ग साथी के साथ। दोनों हवा में उछल रहे हैं, मॉन्स्टर की मौजूदगी से ट्रिगर होने वाली बिजलियों से बाल बाल बचते हुए। येलिंग के हाथ में एक चेस्ट है और उनके चेहरों से साफ है कि उन्हें लगता था कि वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैसे ही टॉप टियर मॉन्स्टर उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, वे आखिरी पल में पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पूरी तरह थक चुकी येलिंग पास के एक चट्टान पर गिर पड़ती है, बेखबर कि छोटे मॉन्स्टर्स का एक झुंड उसके पीछे रेंग रहा है। उसे पीछे रहते देख तियन समझ जाता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। अपनी स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए वो धुंधली रफ्तार में आगे बढ़ता है, आक्रमण करने के लिए तैयार। उसकी रक्षा करो। लिंग दौड़ती रहती है, दृढ़ निश्चय के साथ कि राक्षस उसे पकड़ न पाए। एक राक्षस बस कुछ इंच की दूरी पर है जब उसका बुजुर्ग साथी चिल्लाता है, अपनी युवा लड़की को सुरक्षित रहने की सलाह देता है। तभी लिंग मुड़ती है, राक्षस का सामना करती है, अपनी आंखें बंद करती है और अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय करती है। उसके माथे पर एक चमकता हुआ फूल उभरता है, उसके हाथ में एक तलवार प्रकट होती है, उसके बाल गुलाबी हो जाते हैं और गुलाबी ऊर्जा की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगती हैं। एक पल में वो गायब हो जाती है, राक्षस को एक क्षण के लिए भ्रमित छोड़ते हुए, जब तक कि वो हवा में दोबारा प्रकट नहीं होती। अपने दुश्मन पर अटल ध्यान के साथ लॉक होकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षस को बीच से काट देती है। दूर से देखते हुए तियेन पीछे हटता है, अपना सिर हिलाता है और खुद को मूर्ख कहता है। ये ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वो एक नौसिखिया मार्शल योद्धा कभी जीत सकता था। लिंग ने जो भी तकनीक इस्तेमाल की, उसने उसे दंग कर दिया। पास के एक चट्टान पर चुपचाप खड़े होकर वो देखता है कि लिंग अपने रास्ते में आने वाले हर राक्षस को अपनी तलवार से आसानी से काट डालती है। उस पल उसके मन में लिंग की ताकत के बारे में कोई भी शक खत्म हो जाता है। वो स्पष्ट रूप से एक एलीट मार्शल योद्धा है जो अपने क्षेत्र के शिखर पर है। अपनी गुप्त तकनीक के सक्रिय होने पर वो लगभग एक पौराणिक योद्धा के बराबर है। उसके आसपास दर्जनों राक्षस मृत पड़े हैं और तियन जैसे 10 लोग भी उसके सामने टिक नहीं सकते। अचानक झील का राक्षस फिर से उठता है और बुजुर्ग आदमी उसके विशाल जबड़ों में फंस जाता है, उसका पैर जकड़ा हुआ। जैसे ही वो प्राणी उसे निगलने की तैयारी करता है, वो लिंग को चिल्लाकर भागने को कहता है। वो चेतावनी देता है कि उसकी गुप्त तकनीक अब खत्म होने वाली है और अगर वो जिंदा नहीं बची तो उनके 10 मृत साथियों की मौतें व्यर्थ हो जाएंगी, खासकर क्योंकि उन्होंने जो खजाना हासिल किया वो इतना महत्वपूर्ण है। ये सब सुनकर तियेन इस खुलासे से स्तब्ध रह जाता है कि पानी के नीचे 10 लोग मरे और सोचता है कि ऐसा कौन सा खजाना है जिसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया गया। कोई बेहतर विकल्प न होने पर लिंग खतरनाक चट्टान से उस चट्टान पर कूदती है जहां तियेन सुरक्षित रूप से राक्षस से दूर खड़ा है।
वो नोटिस करती है कि उसके माथे पर फूल मुरझाने लगा है, जो संकेत देता है कि उसकी तकनीक का प्रभाव खत्म हो रहा है। थकावट से चूर होकर वो खजाने के साथ जमीन पर गिर पड़ती है। जब तिएन खजाने को देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, लिंग अपनी कमजोर हालत में भी उसे धीमी आवाज में चेतावनी देती है कि इसे छूने की कोशिश ना करे। उसकी इस रक्षात्मकता को देखकर तिएन उसे आश्वासन देता है कि उसका इसे चुराने का कोई इरादा नहीं है और उसे कहीं सुरक्षित ले जाने का फैसला करता है, इस अराजकता से दूर। उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाते हुए वो पास की गुफा में जाने की अनुमति मांगता है। जब वो चुप रहती है, वो इसे सहमति मान लेता है और चुपचाप उसे वहां ले जाता है। गुफा के अंदर लिंग थकावट और चोटों से गहरी नींद में सो जाती है, तिएन की चादर में लिपटी हुई, ताकि उसे गर्मी मिले। उसे देखते हुए तिएन को लगता है कि वो उसकी बहन से कितनी मिलती जुलती है, सिवाय उसकी आंख के पास एक छोटे से तिल के। सहज रूप से वो इस तिल को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी उंगलियां उसे छूती हैं और वो हटता नहीं, उसे एक अजीब सी घबराहट होती है। कई घंटे बीत चुके हैं और लिंग अभी तक नहीं जागी। तिएन सोचता है कि वो और कितनी देर तक बेहोश रहेगी। उसके पास बैठकर वो उसके चेहरे को देखता है, लेकिन जब वो हल्की सी कराहती है, वो चौंक कर खड़ा हो जाता है। आखिरकार लिंग हिलती है, अभी भी दर्द में, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हैरान होकर वो पूछती है कि क्या तिएन ने उसे बचाया। बात को टालते हुए तिएन झूठ बोलता है और कहता है कि वो तो बस इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था। अपनी चादर साफ करने के बाद और उसे धन्यवाद देकर लिंग उसे वापस करती है। चादर पहनते हुए लिंग उसकी हिम्मत की तारीफ करती है कि वो अकेले मृत्यु की झील में आने की हिम्मत कर सका, और मन ही मन कसम खाती है कि वो उसे किसी भी कीमत पर मार्शल पवेलियन में भर्ती कराएगी। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो एक चमकता हुआ गोला बुलाती है, जिससे तिएन चौंक जाता है। लिंग उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराती है और बताती है कि इसे लाइट स्टोन कहते हैं, एक उपकरण जो प्रकाश को स्टोर और उत्सर्जित करता है। तिएन हैरान है कि उसने इसे इतनी आसानी से कैसे प्रकट किया। लिंग उसकी उत्सुकता को मजेदार पाती है और वादा करती है कि वो सब कुछ समझाएगी, एक बार जब वो अपनी हीलिंग पोशन पी लेगी। जब वो चुपचाप इसके असर का इंतजार करती है, तिएन सोच में पड़ जाता है कि क्या ये कोई स्पेस टाइम टैलेंट हो सकता है। लेकिन उसे याद आता है कि लिंग की लिस्टेड टैलेंट्स में स्पेस से संबंधित कुछ भी नहीं था। जब उसका उपचार पूरा होता है, वो अचानक तिएन के पैर पर हल्की सी लात मारती है और उसे उठने को कहती है, याद दिलाते हुए कि वो जानना चाहता था कि ये चीजें कहां से आईं। इसके बाद वो एक हाथ में कांसे का संदूक और दूसरे में छोटा थैला उठाती है, और तिएन के आश्चर्य में थैला पूरे संदूक को एक पल में अवशोषित कर लेता है। तभी उसे समझ आता है ये कोई स्पेस टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्पेस टाइम टाइप का खजाना है। वो अपने बालों को ठीक करते हुए उसे इसका इस्तेमाल सिखाने की पेशकश करती है, बशर्ते वो मार्शल पवेलियन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, तिएन जैसे ही शामिल होने की बात सुनता है, पलटकर सोने का नाटक करने लगता है, जिससे लिंग गुस्से में तिलमिला उठती है। वो दांत पीसते हुए गुफा के दूसरी तरफ उसे घूरती है, अपने आप से बड़बड़ाती है कि एक दिन वो उसे किसी भी कीमत पर शामिल कराएगी। इसी बीच आंखें बंद किए लेटे हुए तिएन सोचता है कि ये स्पेस आइटम्स कुछ खास नहीं होंगे। एक बार जब वो उनकी क्षमता को कॉपी कर लेगा तो अब इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगली सुबह तिएन जागता है और तुरंत लिंग को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन वो पहले ही जा चुकी है। इसके बजाय उसे एक मिड टीयर प्रोफाउंड ट्रेनिंग मैनुअल, 10 बोतलें हाई टीयर मॉन्स्टर ब्लड और 10 गोल्ड कार्ड्स मिलते हैं, प्रत्येक की कीमत 10 लाख येन। इसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये सब लिंग ने उसके लिए छोड़ दिया होगा। तिएन जानता है कि ये आइटम्स ही उसे एलीट मार्शल योद्धा की श्रेणी में ले जाने के लिए काफ़ी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वो जेलीफिश की खोज को स्थगित कर देता है और पहले खुद को मजबूत करने का फैसला करता है। बिना देर किए वो एक ब्लड बॉटल उठाता है और पीना शुरू करता है। 4 महीने बाद एक जानवर का शव आग पर चटक रहा है। पास में खाली कंटे और चादरें बिखरी हुई हैं। गुफा के केंद्र में तिएन के चारों ओर चमकती ऊर्जा की लहरें घूम रही हैं, क्योंकि वो ध्यान में लीन है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, शक्ति से चमकती हुई, और एक बिजली का बोल्ट आकाश में उड़ जाता है। गुफा में धुआं फैल जाता है। जब तिएन शैडो से उठता है, अपनी चमकती हथेलियों को देखता है। मुट्ठियां भींचते हुए वो संतुष्टि से मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि वो निश्चित रूप से एलीट मार्शल योद्धा क्षेत्र में पहुंच चुका है। अपनी चादर खींचते हुए तिएन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास की मुस्कान आती है और कहता है, समय आ गया है शिकार करने का। बारिश बहुत देर से हो रही है। गुफा से बाहर कदम रखते हुए तिएन की नज़र 11 नई बनी कब्रों पर जाती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लिंग ने बनाई होंगी। एक कब्र के सामने खड़े होकर वो सोचता है कि झील में इतने मार्शल राक्षसों के बीच हड्डियां भी नहीं बची होंगी।
फिर भी लिंग ने इतनी कयदा दिखाई कि उसने उनकी मौतों को कब्रों से चिन्हित किया। उसकी नज़र एक छाते पर पड़ती है, वही छाता जो लिंग और उसका मरा बुजुर्ग साथी पानी में गोता लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उत्सुकता से वो इसे खोलता है और हैरान रह जाता है कि ये एक वाटरप्रूफ बुलबुला बनाता है। इसे और गौर से देखते हुए वो पाता है कि ये बुलबुले उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिससे वो बिना किसी परेशानी के पानी में गोता लगा सकता है। इस खोज से उत्सेत होकर वो इसे अपनी शैडो टैलेंट के साथ जोड़ता है ताकि राक्षसों से छिपा रहे और मृत्यु की झील में कूद पड़ता है। जैसे जैसे वो गहराई में उतरता है, कुछ विशाल चीज उसका ध्यान खींचती है। पहले उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये टाइगर क्लॉफिश है, जिसमें मिड टियर बर्थडे टैलेंट है। ये प्राणी इतना विशाल है कि तियन लगभग घबरा जाता है, डरते हुए कहीं इसने उसे देख न लिया हो। लेकिन वो अपनी हिम्मत बनाए रखता है और नीचे उतरता रहता है। अंत में वो झील के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है और सोचने लगता है कि क्या अमर जेलीफिश वाकई यहाँ नीचे है। अचानक उसे कुछ संदिग्ध चीज का पीछा करते हुए महसूस होता है, और जब वो मुड़ता है